नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आज की इस बहुत ही कमाल के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रिया को। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्राइम और उसके नेचर को और उसके एसेंशियल एलिमेंट को। और उसी एसेंशियल एलिमेंट में दो जो पॉइंट थे, मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रिया, तो वो चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप किसी शॉर्ट वीडियो की तलाश में हैं तो आप ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे केस लॉ कवर होंगे, बहुत सारी चीज़ें फुल डिटेल में चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही डीप में जो है स्टडी वो होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। बट उससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, वो मिल जाएगा यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और ये जो ऑल का ऑप्शन है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख कर दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो मेंस रिया को हिंदी में बोला जाता है अपराध की मना स्थिति। और अपराध की मना स्थिति से संबंधित दो मैगजीम भी है। पहला मैगजीम यहाँ पर लिखा हुआ है और जो दूसरा मैगजीम है जस्ट इसी के नीचे लिखा हुआ है। पहले इन दोनों मैगजीम को समझते हैं, फिर आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है उनको भी हम लोग देखेंगे। तो पहला जो मैगजीम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस मैगजीम में बोला गया है कि जब तक मन दोषी ना हो तब तक जो कार्य है वो दोषी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर आदमी का दिमाग, ठीक है, वो दोषी नहीं है तो जो कार्य है वह भी दोषी नहीं होगा। जो उसका कार्य है, जो उसका एक्ट है, ठीक है, वह भी दोषी नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसको आप समझ लीजिए कि अगर जब तक उसके दिमाग में, ठीक है, कोई गलत भावना है, किसी के प्रति गलत चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि ये क्या कर रहा है, ये इस आदमी को डराने का प्रयास कर रहा है और डरा करके क्या मतलब छीनना चाहता है, वो छीनना चाहता है ये पैसा। क्या छीनना चाहता है? पैसा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखा कि इसका मन है वही एक गिल्टी माइंड है, मन ही उसका एक गिल्टी माइंड तरह से, मतलब वो उससे पैसा, रुपया, मोबाइल जो भी है वो छीनना चाहता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि अगर यही काम उससे कोई और करवाए, ठीक है, यही काम अगर उसके ऊपर एक बैठा आदमी, ठीक है, वो उससे बोल रहा है भाई ये तुम ऐसा काम करके लेके आओ, मुझे दो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मार डालूँगा, या फिर तुम्हारे जो क्या नाम है और भी जो भी चीज़ लोग हैं जो इसके सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो उन लोगों को वो धमकाने की, मारने की कोई बात कह रहा है। तो ये जो एक्ट उसके बाद में ये जो करेगा आदमी, तो ये इसके मन के ऊपर नहीं है, ये मन के ऊपर है, इसके मन के ऊपर, क्योंकि यह बोल रहा है, ये इसको ऑर्डर दे रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर बात करने की यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि अगर जो आदमी है एक्ट अपने मन से कर रहा है तब तो वह खुद दोषी है, लेकिन अगर किसी दूसरे के मन से कर रहा है तब वह उसका दोषी नहीं है। ठीक है, तो पहला मैगजीम आप लोगों ने समझ लिया। दूसरा मैगजीम ये है कि ये जो मैगजीम का नाम है आप देख लीजिएगा। मैगजीम थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अजीब टाइप का लगता है। ठीक है, तो मैगजीम में इसमें बोला गया है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें भी बोला गया है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, एक आदमी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य है वो किया गया है, और उसके बाद में मेरी द्वारा किया गया कार्य नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आदमी ने अपनी इच्छा से कोई एक्ट किया है, कोई अपराध किया है, मान लीजिए यही ऊपर वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अपनी इच्छा से उसने चोरी किया है, अपनी इच्छा से उसने ये इसको धमकाया है, तब तो इसी का एक्ट है। अगर किसी ऊपर वाले की इच्छा से ऐसा चीज़ किया है तब तो ये अपराध इसके अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, तो अपराध इसने किया है, ये जो ऊपर वाला आदमी है। ठीक है, तो वही बात इसमें भी बोला जा रहा है। यह जो दोनों मैगजीम है वो मेंस रिया को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, मेंस रिया को बताते हैं कि भाई मेंस रिया एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत में ये दोनों जो क्या नाम है कॉन्सेप्ट है वो लागू होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने दो मैगजीम से रिलेटेड समझ लिया, और यही जो दोनों मैगजीम है उसको आप एग्ज़ाम अपने ज़रूर डालिएगा, आपको अच्छा जो है बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। आपने समझा मेंस रिया एक लैटिन शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और जिसका अर्थ होता है बुरा इरादा। बुरा इरादा बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको गिल्टी माइंड बोला जाता है। ठीक है, आपराधिक कानून में लागू होने वाला सामान्य नियम एक्टस फैक्टस, यही वाला जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें लागू होती हैं। अपराध के संबंध में दायित्व का अस्तित्व कुछ मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। अपराध का गठन करने के लिए इरादे का कार्य का एक साथ होना, ठीक है, इरादे और कार्य का, वही जो एक्टस रिया है, एक्ट भी होना चाहिए, ठीक है, और उसका गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। जैसे कि अपने ये पिक्चर आप देख रहे हैं,
तो ये क्या कर रहा है, उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, हमको ये लेना है, इससे चुराना है, ये चीज़ें धन रुपया पैसा जो भी इसका गठरी है चुराना है। और उसके बाद में वो एक्ट क्या कर रहा है, देख लीजिए चाकू से, उसके बाद में डरा धमका रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इरादे भी होने चाहिए और प्लस उसके साथ कार्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इरादे प्लस एक्ट। ठीक है, अपराध में जिम्मेदारी कार्य के पीछे एक विशेष इरादे, ठीक है, जानबूझकर और स्वैच्छिक रूप से करने का निर्भर करती है। अपराध में जिम्मेदारी कार्य, ठीक है, वही जिम्मेदारी मतलब किसके ऊपर अपराध की जिम्मेदारी आएगी। ठीक है, जो ये जिम्मेदारी का कार्य है वह इरादे को जानबूझकर या फिर स्वैच्छिक रूप से करने पर निर्भर करती है। किसी भी आपराधिक दायित्व के लिए स्वैच्छिक कार्य होना चाहिए। ठीक है, अगर इस आदमी को अपराधी बनाना है तो यह जो एक्ट है वह इसी का होना चाहिए। किसी अगर ऊपर वाले का काम होगा तो फिर ये इसका एक्ट नहीं होगा, ये इसका एक्ट होगा। ठीक है, तो वही बात मैंने जो समझाई वही चीज़ें उसको बार बार घुमा से फिरा करके बोला जा रहा है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने समझ लिया कि अगर आदमी ने अपनी मन की स्थिति से ये कोई एक्ट किया है तब तो इसका अपराध है। ठीक है, अगर किसी ऊपर वाले ने फोर्स करवा करके ये करवाया है तब तो इसका अपराध है। बेसिकली इसका जो भी मोटा मोटा वो है जिस्ट है वो यही है। इसी के साथ दोस्तों जो हमारी जो BNS है उसका जो सेक्शन नंबर है 2 का 33, इसके अंतर्गत में स्वेच्छा या फिर वॉलंटरली जो भी शब्द है उसको वहाँ पर परिभाषित किया गया है। और उसके अंतर्गत में कहा क्या गया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा या फिर ज्ञान से या फिर संपूर्ण होशो हवास में कोई कार्य करता है तो उसे स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। ठीक है, आदमी अपने मन से कोई काम कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, अपने ज्ञान से कर रहा है, अपने होशो हवास में कर रहा है। ठीक है, तब तो क्या नाम है ये इस आदमी का एक्ट माना जाएगा। ठीक है, इस आदमी का एक्ट माना जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बशर्ते वह किसी भी प्रकार के जबरदस्ती, धोखे या गलती के प्रभाव में न हो। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करवाया जा रहा है इस आदमी से, कोई धोखे से चीज़ें करवाई जा रही है, ठीक है, और कोई गलत प्रभाव से जिसको अंडर इन्फ्लुएंस भी बोला जाता है, तो इससे अगर चीज़ें हो रही है तो यहाँ पर इस व्यक्ति का जो भी कृत्य है नहीं माना जाएगा, यानी कि यह जो आदमी है वह अपराधी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो वही मैंने आप जो बात आपको बताई वो उसका जो सपोर्टिंग पॉइंट है वही सब इसके अंतर्गत में चीज़ें हैं कि भाई कौन कौन से जो सेक्शन है, कौन कौन से जो मैगजीन है सपोर्ट करती हैं, वही सब चीज़ें इसके अंतर्गत में बताया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी बैकग्राउंड हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले के समय में अपराध के संबंध में आपराधिक इरादे यानी कि ये जो मेंस रिया है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ठीक है, पहले के समय इतना नहीं देखा जाता था कि भाई क्या कर रहे हैं लोग, क्या नाम है, इसमें मेंस रिया है कि नहीं, उसने किसने ज़बरदस्ती की थी, किसने क्या किया था, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती थी। उसके बाद में पुराने अंग्रेजी कानून में, ठीक है, जो पुराना अंग्रेजी कानून है उसमें दायित्व पूर्ण था। ठीक है, उसमें जो दायित्व था पूर्ण था, मतलब कि पूरी तरीके से लागू होता था। और उसके बाद में 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान अपराध के एक आवश्यक तत्व के रूप में मेंस रिया की आवश्यकता को यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो मेंस रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो 13वीं और 14वीं शताब्दी से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक एज ए शुरुआती दौर में इसको आप लिख सकते हैं कि मेंस रिया का ये हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसेंगे नहीं, बस एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बस बता दें। अब यहाँ पर आते हैं हम केस लॉ के बारे में। केस लॉ में किस तरीके से ये चीज़ें लागू होती हैं और मेंस रिया का अपवाद भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर बहुत सारे अपवाद अभी आपको देखने को मिलेंगे। भारत में भी किस तरीके से स्थिति है वो देखने का भी हम लोग समझेंगे। तो ये भी क्या नाम है, शुरुआती दौर में जब मेंस रिया का विकास हो रहा था तो उसमें बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें ये बोला गया था भाई इसमें मेंस रिया लागू हो या फिर ना हो, उसमें होगी या फिर नहीं होगी। तो उसमें जो न्यायालय में जो जजेस थे वो अपने निर्णय में क्या क्या चीज़ें लागू की, क्या क्या चीज़ें लागू नहीं की, तो वो सब चीज़ें हम लोग इस केस लॉ के अंतर्गत में देखने वाले हैं। और यहाँ पर ये केस का नाम देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये केस का नाम है। और उसके बाद में इस सिद्धांत के अंतर्गत में जो मेंस रिया है उसकी जो भी मतलब स्थिति है, उसकी अनिवार्यता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत है, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया था। इस केस में न्यायालय ने कहा कि जो सामान्यतः किसी भी अपराध में जो मेंस रिया है एक आवश्यक तत्व होता है।
ठीक है, उन्होंने मेंस रिया को इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिया है। जब तक कि कानून स्पष्ट रूप से इसे हटा न ले, तो इनका कहने का मतलब यही था कि भाई जब तक कानून बोल रहा है कि भाई यहाँ पर कोई लॉ है और ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जो मेंस रिया है, ठीक है, वो लागू नहीं होगा। ठीक है, मेंस रिया है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई लॉ है ऐसा बोल रहा है कि मेंस रिया लागू नहीं होगा, तो वहाँ पर लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी सभी स्थितियों में, ठीक है, उसको मेंस रिया को आवश्यक तत्व माना गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह बहुत ही सिंपल चीज़ है, और यही चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलेगी अलग अलग केसेस में। लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है वो यही रहा है ज़्यादातर लोगों का। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने 3 अपवाद भी दिए हैं कि भाई इन 3 केसेस में मेंस रिया को लागू नहीं करना चाहिए। तो इनका पहला जो अपवाद था, यहाँ पर जो अपवाद नंबर 1 है वो आप देखिएगा। इसके अंतर्गत में उन्होंने रेगुलरिटी ऑफिसेस, यहाँ पर ऐसे अपराध जो मूल रूप से आपराधिक नहीं होते हैं लेकिन सार्वजनिक हित के लिए दंडनीय होते हैं, जैसे राजस्व अधिनियम के अंतर्गत में, रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत में। ठीक है, तो जैसे कि कोई पब्लिक से रिलेटेड, सार्वजनिक हित से संबंधित कोई एक्ट कर रहा है, भले ही वह जानबूझकर कर रहा है या फिर अनजाने में कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है मेंस रिया का वो नहीं देखा जाता है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं लोग। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्या नाम है, आप अगर पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस केस के अंतर्गत में सार्वजनिक हित के अपवाद को यहाँ पर दिया गया। भाई सार्वजनिक हित के अंतर्गत में मेंस रिया का ये जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होगा। दूसरा उन्होंने बोला था पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस में जैसे कि सार्वजनिक उपद्रव कर रहे हैं आप से जुड़े अपराध हो गए, जिससे समाज के हितों की रक्षा करना आवश्यक होता है, भले ही आपराधिक मने स्थिति के विचार, वही चीज़ इसमें भी है। इसमें क्या है, सार्वजनिक हित से संबंधित। सार्वजनिक हित में ये जो रेवेन्यू कोड है, जैसे इस समय के हिसाब से देखा, जैसे कि टैक्स को देना, ठीक है, और उसके बाद में जीएसटी को भरना, अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मेंस रिया का कॉन्सेप्ट या इनके अनुसार लागू नहीं होगा। और दूसरा जो है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं, ठीक है, उपद्रव कर रहे हैं, तो वही सब चीज़ें हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मेंस रिया लागू नहीं होगा। तो 2 चीज़ें आपने समझ लिया। तीसरा है सिविल राइट का इन्फोर्समेंट। सिविल राइट का इन्फोर्समेंट में उन्होंने बोला है कि कुछ अपराध जो तकनीकी रूप से आपराधिक होते हैं लेकिन वास्तव में नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए ऐसे बनाए गए होते हैं। तो इसके अंतर्गत में आप एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि क्या नाम है, मेंटेनेंस का जो प्रोविज़न है। ठीक है, मेंटेनेंस के अंतर्गत में क्या होता है, जो महिला होती है वो अपने पति के ऊपर, ठीक है, क्या करती है, केस करती है, भाई ये क्या नाम है, हमको क्या नाम है, पैसा आपको देना है। ठीक है, उसके बाद में जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर देता है, भाई आपको इतना, मान लीजिए 5,000 रुपये पर मंथ इनको देना है। ठीक है, तो 5,000 रुपये पर मंथ जब इनको कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया देने के लिए, तो पति क्या कर रहा है, वो दे नहीं रहा है। ठीक है, किसको नहीं दे रहा है, पत्नी को। तो यहाँ पर उसको दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी जो मतलब उसका मेंस रिया है वो नहीं देखा जाएगा। कोर्ट क्या कर सकती है, जो पति है उसको क्या भेज सकती है, जेल में डाल सकती है। तो भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब कहने का मतलब सिविल राइट के इन्फोर्समेंट में अगर क्या नाम है वो चीज़ें हो रही हैं, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि भाई सिविल राइट के इन्फोर्समेंट में भी मेंस रिया यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसे कि क्या नाम है, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इनको इतना रुपये देना है, तो अगर आप उस पैसे को नहीं दे रहे हैं तो क्या करेगी कोर्ट, फिर आपको जेल भेज देगी। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरीके की भी चीज़ें करते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पर मेंस रिया आपका नहीं देखा जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई आपने सार्वजनिक हित में, जैसे कि जीएसटी टैक्स वैक्स आप नहीं भर रहे हैं, इसमें मेंस रिया आपका नहीं देखा जाएगा। और जो दूसरा हो गया, अगर आप सार्वजनिक प्लेस पर उपद्रव करते हैं, न्यूसेंस करते हैं, ये हो गया। और अगला है सिविल राइट के इन्फोर्समेंट में। ठीक है, नॉर्मल नागरिकों के सिविल राइट के इन्फोर्समेंट में पैसा रुपये आप उनको दे नहीं रहे हैं, कोर्ट ने कानूनी तौर पर ऑर्डर किया है, कानूनी तौर पर बोला गया है, आप नहीं कर रहे हैं, तो उसके इन्फोर्समेंट में आपको जो जेल है वो भी भेजा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखेंगे। इस सिद्धांत का भारतीय कानून में प्रभाव देखा जा सकता है, खासकर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आया है बाद में। और उसके बाद में जहाँ मेंस रिया की अनुपस्थिति के बावजूद अपराध सिद्ध हो जाता है, जैसे कि ये भी चीज़ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, इन्वायरमेंट लॉ है, इनमें भी
क्या नाम है, भारतीय कानून में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर मेंस रिया देखा नहीं जाता है। अभी आप आगे जिस तरीके से केस लॉ पढ़ेंगे तो और भी स्थिति को आप समझेंगे कि क्या स्थिति रही है। ठीक है, और चलिए अगले केस को देखते हैं। तो अगला केस है यहाँ पर पीवी प्रिंस, 1875 का केस है। और उसके बाद में यहाँ पर आप केस देख लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, इस केस में मेंस रिया को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के सिद्धांत को समझाने के लिए यहाँ पर क्लासिकल केस इस चीज़ को माना जाता है। मेंस रिया और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को यहाँ पर समझाने के लिए एक इन्होंने क्लासिकल डिफरेंस दिया है। तो आइए इस केस के मामले को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि हेनरी प्रिंस, ठीक है, हेनरी प्रिंस पर 16 वर्ष की से कम उम्र की लड़की के अपहरण का यहाँ पर आरोप लगा था कि इन्होंने 16 वर्ष की कम की एक लड़की है उसको उन्होंने अपहरण कर लिया है। ठीक है, जबकि उसने सोचा था कि जो लड़की है वो 18 वर्ष की है। हेनरी ने सोचा कि भाई ये लड़की 18 वर्ष की से प्लस ही होगी, ठीक है, देखने में लगती होगी उसको भाई, लेकिन वह 16 वर्ष के से कम ही थी। तो उसके बाद में वो किडनैपिंग या फिर जो भी भगाना होगा ना वो कर लिए। तो उसके बाद में यहाँ पर कोर्ट का क्या निर्णय है वो आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने निर्णय दिया कि अदालत ने यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लागू किया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। पहला मेलम इन से। मेलम इन से का क्या मतलब है? मेलम इन से के अंतर्गत में यहाँ पर है कि भाई वे कार्य जो नैतिक रूप से गलत होते हैं, जैसे हत्या, चोरी, बलात्कार, ठीक है, ऐसे मामले में मेंस रिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे मामले में उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर मेंस रिया की ज़रूरत होती है और यहाँ पर मेंस रिया अप्लाई किया जाएगा। लेकिन उन्होंने दूसरा जो कॉन्सेप्ट बताया, इसमें उन्होंने बताया कि मेलम प्रोहिबिटम, इसके अंतर्गत में बताया कि वे कार्य जो नैतिक रूप से गलत नहीं होते लेकिन कानूनी रूप से दंडनीय बना दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी जो भी है यहाँ पर मेंस रिया नहीं देखा जाएगा और यहाँ पर उसको दंड दिया जाएगा। जैसे कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, तो यहाँ पर जो आपकी मेंस रिया है वो ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपने चाहे जानबूझ के किया हो, ज़बरदस्ती में किया हो, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो पेनाल्टी है वो तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिया और उसमें उन्होंने अपना डिफ्रेंसिएशन इस तरीके से किया कि भाई इसमें मेंस रिया है वो देखा जाएगा और दूसरे केस में मेंस रिया नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं देखा जाएगा, बट फिर भी आपको जो दंड है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इस जो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर लागू किया कि ऐसे मामले में कानून के हिसाब से दोष सिद्ध किया जा सकता है भले ही मेंस रिया न हो। और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रिंस वर्सेस आर वर्सेस प्रिंस में अदालत ने कहा कि लड़की का जो उन्होंने अपहरण किया है, ठीक है, अपहरण से बचने वाला कानून सख्त दायित्व स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला है। यानी कि अगर कोई 16 साल से कम उम्र की लड़की है तो बहाना नहीं चलेगा कि आरोपी को उम्र का सही अनुमान नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने ये वाला जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट लागू किया कि अगर कोई चीज़ लॉ में लिखी गई है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में आपको ये चीज़ें पता नहीं है, आप किसी भी तरीके का बहाना बता रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि लॉ में कोई चीज़ लिखा गया है और उसके बाद में आपको पता है या फिर नहीं पता है, आप उसको बहाना बना रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगा। आपके ऊपर जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा कि भाई आपको लॉ को, वही है एक कॉन्सेप्ट भी है कि भाई जो लॉ है, ठीक है, अगर कोई लॉ लगा हुआ है, लॉ कोई चल रहा है, तो आपको भले ही पता है या फिर नहीं पता है, वो चीज़ आपके ऊपर अप्लाई होगा ही। ठीक है, तो वही चीज़ उन्होंने लागू किया है। ये थोड़ा सा आप फिर से एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें फिर समझ में आएगा, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। उन्होंने ये 2 प्रिंसिपल इसके अंतर्गत में दिया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला था मेलम इन से, दूसरा मेलम प्रोहिबिटम। ठीक है, तो 2 प्रिंसिपल दिया। पहले में मेंस रिया की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दूसरे में ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मेंस रिया उसमें देखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। आइए एक और केस देखते हैं। इसके अंतर्गत में क्या है, अभी ये सभी जो आप केस देख रहे हैं ये सब बाहर के केस हैं, यहाँ के केस नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी भारत में क्या स्थिति है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो दूसरे देशों की स्थिति है, दूसरे कि मेंस रिया दूसरे देशों में क्या स्थिति है, वो सब चीज़ें हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये केस है अगला। इस केस में क्या बोला था न्यायालय ने माना कि सामान्य नियम के अनुसार जो भी अपराध है, अपराध होने से पहले
दोषी मन होना चाहिए। इन्होंने भी माना कि भाई अगर अपराध हो रहा है तो दोषी मन थोड़ा देखना जरूरी है, भाई उसका मन था कि नहीं था, ठीक है। लेकिन कोई कानून किसी कृत्य को आपराधिक बना सकता है, चाहे कानून तोड़ने का इरादा मतलब हो या फिर ना हो। मतलब कि कानून के जरिए किसी भी मतलब कि एक्ट को अपराधी, किसी भी आदमी को अपराधी बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई अपराध कर रहा है और उसको लॉ के जरिए क्या किया जा सकता है, ठीक है, उसको क्या नाम है, अपराधी, ठीक है, अपराधी, या फिर उसको यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, ठीक। तो अपराध आदमी कोई कर रहा है तो लॉ के जरिए ये देखा जाएगा कि भाई इसमें मेंस रिया देखना है कि नहीं देखना है, वो कौन तय करेगा, लॉ तय करेगी, ठीक है। तो अगर लॉ तय करेगी तो वो आपको अपराधी भी बना सकती है, चाहे तो आपको छोड़ भी सकती है। तो ये भी चीज़ें हैं, दोनों ध्यान देने वाली बात है। इस केस में ये चीज़ें कही गई थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रेंड वर्सेस वुड। इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में यहाँ पर एक जज थे, यहाँ पर जज का नाम है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था और उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर दिया है, जो कि आपको देखने को इंग्लिश में मिल जाएगा। आइए इसका हिंदी वर्जन आपको बताते हैं कि क्या चीज़ इसमें हुई थी। उन्होंने यहाँ पर जो भी अपनी बातें हैं उसमें उन्होंने 3 मुख्यतः पॉइंट यहाँ पर बोला था। पहला बोला था सामान्य नियम, ठीक है। जब तक कोई कानून स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता कि भाई मेंस रिया आवश्यक नहीं है, तब तक अपराध में मेंस रिया की आवश्यकता माना जाएगा। मतलब कि कानून में लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर मेंस रिया क्या नाम है ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो उसमें नहीं देखा जाएगा। अगर नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो मेंस रिया को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और मेंस रिया की यहाँ पर उसको अप्लाई किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला उन्होंने पॉइंट दिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के से संबंध में। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है जिसमें उन्होंने बोला कि भाई किसी को भी तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसने दोषी मानसिकता, गिल्टी माइंड से अपराध किया है। तो इन्होंने जो मेंस रिया है उसको थोड़ा सा मतलब बढ़ावा दिया, भाई मेंस रिया उसको ज़रूरत होना चाहिए। भाई कोई जोर जबरदस्ती दबाव में करवा रहा है आदमी से, तो वो चीज़ सही नहीं है ना, वही चीज़ उन्होंने बोला। बाकी एक अपवाद भी उन्होंने दिया कि भाई यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का अपवाद रहेगा और केवल उन्हीं अपराधों में मेंस रिया की आवश्यकता नहीं होती जहाँ कानून ने उसे स्पष्ट रूप से हटा दिया, जैसे कि पब्लिक वेलफेयर लॉज के संबंध में, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर जैसे बताया था पब्लिक वेलफेयर लॉ में इस तरीके से यहाँ पर मेंस रिया नहीं दिखाया जा सकता। जैसे इन्वायरमेंट एक्ट में मेंस रिया आपका हो ना हो, आपको अपराधी ठहरा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें थी अपने बाहर के जो भी मतलब जजमेंट थे, उनके जो भी व्यू थे वो आपने देखे। अभी यहाँ पर इंडिया में उसकी क्या व्यू है, व्यू पॉइंट क्या है, भारत में जो उसका क्या पॉइंट है वो देखते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जो कि मेंस रिया के संबंध में हैं, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो भी केस है वो भी यही सेम बातें कहता है जो कि आपने ऊपर में आपने पढ़ा। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर लॉ के जरिए बोला गया है कि जो मेंस रिया है वो यहाँ पर क्या नाम है अप्लाई नहीं होगा लॉ के जरिए, ठीक है, लॉ के जरिए बोला गया है कि मेंस रिया यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, तब तो ठीक है, वहाँ पर मेंस रिया अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर उन्होंने लॉ के जरिए ये बोला नहीं गया, कुछ भी नहीं बोला गया, लॉ वहाँ पर साइलेंट है, तो वहाँ पर दोषी मन उसका देखा जाएगा, यानी कि मेंस रिया वहाँ पर अप्लाई होगा। यानी कि लॉ में लिखा है, ठीक है, कि मेंस रिया नहीं देखा जाएगा, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेंस रिया नहीं देखेंगे। और अगर उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं कही है तो मेंस रिया एक इम्पॉर्टेंट जो भी एलिमेंट है उसके अंतर्गत में उसको कवर किया जाएगा और मेंस रिया वहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में यही कहा था। इसी के साथ दोस्तों इस केस में भी सेम बातें कही गई है। इसके अंतर्गत में यहाँ पर 3 पॉइंट है, उसको आप देख लीजिएगा, 1, 2 और ये जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर है, ठीक है। इसमें यही जो 3 पॉइंट है वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वही कहा गया था कि भाई अगर क्या नाम है हर अपराध सिर्फ गलत काम करना एक्टस रिया से काफ़ी नहीं है, उसमें मेंस रिया भी होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में बोला जा रहा है दूसरे पॉइंट में, लेकिन कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें इरादे की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती की तो यहाँ पर उसकी सज़ा उसको मिलेगी। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत में उन्होंने दूसरा पॉइंट कहा है इस केस में। और उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई कानून साफ साफ या नहीं कहता कि भाई मेंस रिया की ज़रूरत नहीं है, तब तक हर अपराध में मेंस रिया अनिवार्य माना जाएगा। तो यही जो ऊपर मैंने आपको केस बताया, ठीक है, यही सेम चीज़ें, इसका पॉइंट
ये थर्ड पॉइंट के अंतर्गत में, इसके अंतर्गत में यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, और बाकी जो इसका महत्व है वो आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि मेंस रिया यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता में किस तरीके से उसके अंतर्गत में उसका क्या नाम है बोला गया है, उसके अंतर्गत में क्या चीज़ें कही गई हैं। तो यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता मैंने आपको बताया कि 2 का 33 एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक सेक्शन हो जाता है। इसी के साथ भारतीय न्याय संहिता में अपराधों की सटीक परिभाषा दी गई है और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध के संबंध में अपराध या फिर इरादे, ज्ञान, विश्वास करने के आधार पर तय किया जाता है। तो उसके अंतर्गत में भी मेंस रिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर माना गया है। संहिता के तहत अपराधों को आमतौर पर इरादा, ज्ञान, स्वेच्छा से, धोखे से, बेईमानी से, गलत नुकसान, गलत लाभ आदि से शब्दों से परिभाषित किया जाता है। ये शब्द अपराध करने के समय आवश्यक मानव स्थिति को इंगित करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये भारतीय क्या नाम है न्याय संहिता है, इसके अंतर्गत में भी जो ये मेंस रिया है उसको एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के अंतर्गत में कंसीडर किया गया है और इसकी जो भी मान्यता है वो दी गई है, भाई ये चीज़ होना चाहिए, अगर रहेगा तभी क्या नाम है वो अपराधी होगा, नहीं रहेगा तो अपराधी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मेंस रिया की जो स्थिति है वो देखी। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत में क्या चीज़ें होती हैं, सख्त दायित्व के वाले अपराध, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत में भले आपकी मेंस रिया नहीं है तो भी आपको यहाँ पर अपराधी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके संबंध में यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि भाई कहाँ पर ये अप्लाई होगा मेंस रिया, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, कौन सी चीज़ें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कवर होगी, कौन सी चीज़ें नहीं होगी। तो इसके अंतर्गत में एक केस आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में ये जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा आपको सभी चीज़ें क्लियर कर देगा। यहाँ पर कुल 5 पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस 5 पॉइंट में बोला गया है कि कहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लागू होगा और वहाँ पर मेंस रिया अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जहाँ पर अप्लाई होगा वहीं पर मेंस रिया नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये जो केस है उसको भी आप देख सकते हैं, इस केस का यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस केस में बोला गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने यही 5 पॉइंट दिए गए थे जिसके अंतर्गत कठोर जो दायित्व हैं वो अपराध माने जाएंगे और यहाँ पर जो मेंस रिया है, ठीक है, वो यहाँ पर अपवाद के तौर पर यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये जो केस है काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के भी लिए। ठीक है, और इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद में ये देखिए केस का भी नाम आप देख लीजिए कि वही ऊपर वाला ही है। ठीक है, और इसको यहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के पॉइंट में। ठीक है, यही केस आपने ऊपर भी देखा था, आप इसको ऊपर नोट्स ले जाएंगे, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये केस आपने यहीं पर देखा था, यहाँ पर भी देखा था, लेकिन यहाँ पर हमने छोटे मतलब लॉ के अंतर्गत में किस तरीके की क्या स्थिति है वहाँ पर देखा था। लेकिन यहाँ पर जो भी है, ठीक है, इसके अंतर्गत में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के संबंध में ये बहुत ही फिट बैठता है और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर मतलब जज साहब ने 5 यहाँ पर अपवाद उसके बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पर पहला जो अपवाद है वो ये है कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस है तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो लागू होगा और उसमें जो भी है मेंस रिया वो देखा नहीं जाएगा कि उसका था या फिर नहीं था। अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे जनता को असुविधा या खतरा हो तो उसे दोषी माना जाएगा भले ही उसका इरादा न हो। तो ध्यान दीजिएगा, पब्लिक न्यूसेंस के केस में मेंस रिया नहीं है तब पर भी आपको अपराधी बना दिया जाएगा। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो ये है कि क्रिमिनल डिफामेशन, अगर आप किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठान को आप नुकसान पहुंचाते हैं और तो आप दोष सिद्ध करने के लिए यहाँ पर जो इरादा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मेंस रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होगा। इसी के साथ न्यायालय की अवमानना, अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत में अगर कोई अदालत की गरिमा को आप ठेस पहुंचाएंगे तो उसमें यहाँ पर आपको जो सज़ा मिलेगी उसमें भी आपको इरादा होना है ना होना ये सब चीज़ें देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो उसके साथ में बाईगेमी इसको बोला जाता है। अगर कोई पहले शादीशुदा है दूसरी शादी करता है तो अपराध होगा, चाहे उसने पहली शादी जानबूझकर या फिर अनजाने में ये सब चीज़ें की हो। ठीक है, तो ये भी अपराध के अंतर्गत में आ जाता है, इसमें भी मेंस रिया नहीं देखा जाता है। और जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल किडनैपिंग वाला जो कि केस में आया था, अगर कोई नाबालिग या फिर किसी की सहमति के बिना व्यक्ति को ले जाता है, ठीक है, नाबालिग या किसी की सहमति के बिना ले जाता है तो यह अपराध माना जाएगा, चाहे अपराधी का बुरा इरादा हो या फिर ना हो। वही जो किडनैपिंग वाला केस मैंने आपको बताया था सेम वही है। ठीक है, तो अभी आपने मेंस रिया को पढ़ा। मेंस रिया थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, मेंस रिया को अभी आपने क्लियरली समझ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा कि कौन से कहाँ पर मेंस रिया लागू होगा, कहाँ पे नहीं लागू होगा।
ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं होता है कि भाई मेंस रिया का कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर नहीं लागू होता है। बहुत सारे लोग नॉर्मली पढ़ लेते हैं मेंस रिया होता है, लागू होता है बस, ठीक है, उसके अपवाद को नहीं पता होता है। तो ये सब केस लॉ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप मॉडर्न टीच के सब्सक्राइबर हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आप एक्स्ट्रा जो भी ज्ञान है वो ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आइए देखते हैं एक्टस रिया को। एक्टस रिया बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं। एक्टस रिया का मैंने आपको बताया कि भाई एक्ट, आदमी का एक्ट क्या है, ठीक है। यह भी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मानव आचरण या फिर भौतिक परिणाम। वही मैंने आपको बताया भाई एक्ट कोई कर रहा है भौतिकली, ठीक है, फिजिकल कोई काम कर रहा है, चाकू उतारना, ठीक है, पत्थर उठा के मारना, ठीक है। मानव आचरण का परिणाम जो कानून द्वारा निश्चित किया गया है। यहाँ पर केनी की परिभाषा आप लिखिएगा, ठीक है। केनी के अनुसार उन्होंने बोला है कि एक्टस रिया वह परिणाम है जिसे कानून रोकना चाहता है। इसका मतलब यह है कि अपराध केवल बुरे इरादे मेंस रिया से नहीं बनता, बल्कि किसी न किसी तरीके का व्यक्तित्व अवैध कार्य जैसे कि चूक ओमिशन होना भी जरूरी है। तो मतलब कि केवल एक्टस रिया भी होना भी केवल अपराध नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि दोनों साथ में चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्टस रिया एंड मेंस रिया दोनों साथ में चलेंगे। यही बात इसने इन्होंने बोला है कि भाई एक्टस रिया जैसे कि किसी का मेंस रिया है, गलत इरादा है, तो गलत इरादे से केवल आदमी वो अपराधी नहीं बन जाता, ठीक है, उसको एक्ट भी करना होगा। अगर एक्ट करेगा तभी वह अपराधी होगा, वही अवैध कार्य या फिर चूक। उदाहरण के लिए हत्या के मामले में सिर्फ किसी को मारने की योजना बनाना अपराध नहीं है। वही मैंने बताया कि भाई आपके दिमाग में चल रहा है किसी को मारना पीटना, ठीक है, मारने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वही बस आपको अपराधी नहीं बनाता है, ठीक है। जब तक आप पीड़ित को मृत्यु नहीं करेंगे, ठीक है, उसके आपको मर्डर नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर आपको जो भी है, अगर आप मृत्यु करते हैं तो वहाँ पर एक्टस रिया अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो मेंस रिया एंड एक्टस रिया साथ में मिल गए तो यह एक अपराध हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ें इसके अंतर्गत बोली गई है। आगे पढ़ते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी व्यक्ति पर कानूनी रूप से किसी की मदद करने की जिम्मेदारी देते हैं, ये भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे पुलिस वाले के ऊपर या फिर जिसके ऊपर कानूनी लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर लागू होती है। ज़्यादातर पुलिस वाले एक नॉर्मली एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। तो इसमें है कि भाई मतलब अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कानूनी रूप से यहाँ पर बोला गया कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वह जानबूझकर मदद नहीं करता है, तो भी यहाँ पर वह अपराध माना जाएगा। इसलिए अपराध के लिए केवल सोच या योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कोई स्पष्ट और स्वैच्छिक अवैध कार्य या चूक भी जरूरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये हो गई भाई, जैसे कि आप तैराक हैं, ठीक है। अभी जैसे कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, तो तैराक को मान लीजिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है कि भाई जब कोई आदमी डूबे तो उसकी आप मदद करिए, ठीक है। तो अगर कोई डूब रहा है वो वहीं पर है, ठीक है, वो ये यहीं पर है, कानूनी द्वारा इसको तो बोला गया कि भाई जब ये डूबेगा कोई आदमी या फिर डूबने लगे तो आप उसको बचाओ। लेकिन अगर इस तरीके का जब कोई आदमी डूब रहा है, वह एक्ट नहीं करता है, वह उसको बचाने का प्रयास नहीं करता है, तब पर भी यह अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा, तब पर भी वह यहाँ पर अपराधी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी के ऊपर किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी या फिर कोई कानून के अंतर्गत में उसको किसी भी चीज़ को करने या फिर ना करने के लिए बोला गया है, तो उसको वो चीज़ करनी होगी। अगर वो चीज़ ऐसा नहीं करता है तो तब पर भी वो लायबल होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। एक्टस रिया की आवश्यकता अपराध की परिभाषा के अनुसार भिन्न होती है, ठीक है। अलग अलग अपराध के अनुसार एक्टस रिया की परिभाषाएं भी थोड़ा चेंज हो जाती है। भारतीय न्याय संहिता के प्रत्येक धारा में, ठीक है, किसी विशेष अपराध को परिभाषित किया गया है, ठीक है। धारा में आप जानते हैं भाई BNS है, तो सब में अलग अलग चीज़ें तो परिभाषित होंगी, अलग अलग जो भी अपराध हैं, अपराध का ऐसे कैसे क्या कर रहा है, तो सब उसमें बताया गया है, जिसमें किसी विशेष प्रकार का मानव आचरण, ठीक है। तो अगर आप एक्ट में जो भी उसका सेक्शन है वो पढ़ेंगे तो उसमें विशेष प्रकार का आचरण उसमें बोला गया है। भाई अगर कोई मतलब किसी आदमी का इरादा है वो उसके बाद में करता है, वैसा करता है, ठीक है, तो उसमें लिखा है सब, ठीक है। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो मानव आचरण और उसके परिणाम का उल्लेख होता है। जब तक किसी अपराध के लिए आवश्यक विशिष्ट परिणाम सिद्ध नहीं होता है, तब तक उस अपराध में एक्टस रियस सिद्ध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई वहाँ पर जब तक उसके जो भी परिणाम, जो भी उल्लेख, जैसे कि क्या है, आप सेक्शन देखेंगे, कोई भी सेक्शन आप
उठा करके देखेंगे। मान लीजिए मर्डर का आप देख रहे हैं, उसके बाद में आप ठीक है 99 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का आप देख रहे हैं। तो अगर आप इन सब सेक्शन को देखेंगे तो इसमें एक आप देखेंगे ना, तो जब आप हम लोग इसको पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसके एसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है, मतलब कि इसके क्या नाम है, प्रमुख तत्व क्या हैं, ठीक है, इसके प्रमुख, ठीक है, प्रमुख तत्व क्या हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रमुख तत्व के अंतर्गत इसको हम लोग देखते हैं तो कुछ इसमें पॉइंट देखते हैं, ठीक है, 2-4 पॉइंट निकल के आ गए, ठीक है। तो ये सब जो एसेंशियल हैं जब पूरे होंगे, एक ये पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, ये नहीं पूरा हुआ, ठीक है, तो ये अगर नहीं पूरा हुआ तो कुछ भी नहीं, मतलब ये अपराध हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये जो एसेंशियल है अगर पूरे होंगे तभी वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। अगर उसके जो सभी तत्व हैं पूरे नहीं होते हैं तो वो फिर उस अपराध के अंतर्गत में उसको कवर नहीं किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी मानव आचरण है और उसके जो भी परिणामों का उल्लेख होता है उसमें है, जो भी सेक्शन है उसके अंतर्गत में है, जब तक किसी अपराध के लिए विशिष्ट परिणाम सिद्ध नहीं होता है तब तक, ठीक है, ये जो परिणाम है सभी उसके अंतर्गत में फॉल नहीं करेंगे, तब तक आप उस अपराध में एक्टस रिया यहाँ पर सिद्ध नहीं माना जाएगा, तब तक सिद्ध नहीं माना जाएगा। जब सिद्ध नहीं माना जाएगा तो कहाँ से अपराधी होंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक्टस रियस को कई कारणों से जुड़ा होता है, जैसे कि स्थान, समय, व्यक्ति, मानसिक स्थिति, सहमति, ठीक है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो बीएनएस के अंतर्गत में जो भी सेक्शन है तो उसमें दिया गया है कि एक आदमी स्थान पर, उस समय पर, व्यक्ति के नाम, मतलब ठीक है, मानसिक स्थिति, ये सब चीज़ें उसमें वहाँ पर जो कानूनी टर्म है उसमें बताया गया है। गृह भेदन के मामले में स्थान महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो गृह भेदन के मामले में स्थान महत्वपूर्ण है, तो स्थान को वहाँ पर एक्टस रिया के अंतर्गत में कवर किया गया है। रात्रि गृह भेदन के लिए भी स्थान और समय यहाँ पर दोनों की भूमिका होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें एक्टस रिया के अंतर्गत में फिर कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है, जब हम लोग उसको सेक्शन को पढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें ध्यान देंगे। इसका मतलब यह है कि अपराध का जो भी भौतिक तत्व है जो कि एक्टस रिया है, अपराध की परिभाषा के अनुसार अलग अलग हो सकता है और इसे सिद्ध करने के लिए, ठीक है, उसी अनुसार सबूत की आवश्यकता होती है। तो वही चीज़ मैंने बताया कि भाई अपराध किस तरीके का है, ठीक है। एक्टस रिया का कोई क्या नाम है वो स्ट्रिक्ट कोई एक डिफिनीसन नहीं है कि भाई यही चीज़ें सब एक्टस रिया के अंतर्गत में फॉल करेंगी, ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्टस रिया के अंतर्गत में आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें हो सकती है। कहीं पर स्थान हो सकता है, कहीं पर समय एक्टस रिया के अंतर्गत होगा, कहीं पर समय और स्थान नहीं एक्टस रिया के अंतर्गत कवर होगा। तो ये सब चीज़ें जैसा जिस तरीके का अपराध है उस तरीके का वहाँ पर उसका एक्टस रिया भी चेंज हो जाता है और मेंस रिया भी उसी तरह हिसाब से चेंज हो जाता है कि भाई ये चीज़ें मेंस रिया है, ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ एक्टस रिया है। तो उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग उसके सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि जो मेंस रिया है और जो एक्टस रिया है वो क्या होता है, और जो एक्टस रिया है वो क्या नाम है समय और उसके अपराध के हिसाब से वो चेंज भी होता रहता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जो भी मेंस रिया है वो क्या है, उसके क्या भी अपवाद हैं, ठीक है, और उसके बाद में एक्टस रिया क्या होता है, एक्टस रिया के एग्जाम्पल किस तरीके से होते हैं, और एक्टस रिया का कोई भी एक स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं है। एक्टस रिया के अंतर्गत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो अपराध पर डिपेंड करता है कि एक्टस रिया वहाँ पर उसका क्या होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे, बट उससे पहले नोट्स कहाँ मिलेगा ये चीज़ ध्यान लीजिएगा। ये जो ऐप है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो भी ऑल नोट्स है इसको आप लोग प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में ये जो क्या नाम है इसको आप खोलेंगे जब ऐप को, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ये जो है इम्पॉर्टेंट एक्ट का, ठीक है, इसके अंतर्गत में आपको जो भी नोट्स है जो भी आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट एक्ट अभी नहीं है, उसका पॉइंट हो गया इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके, अभी इसको कर दिया गया है, चेंजेस हो गए हैं। तो उसको आप खोलेंगे ना, पहला वाला ही, ठीक है, उसको आप ओपन करेंगे तो उसके सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जो भी नोट्स है वो देखने को मिल जाएगा और वो बिल्कुल फ्री है। आप जाइए, इसका भी आप पढ़िए थोड़ा सा और अच्छे से। आप लोग इसका एक बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद अच्छे से और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डीपली आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं से समाप्त करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।